हेलो त्रिलोक, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय आरएस मैम। तो देखो, आपने जो डाउट में क्वेश्चन पूछा है, द क्वेश्चन इज द इनकरेक्ट पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आर। 5 स्टेटमेंट गिवन है ए बी सी डी ई, एंड इनमें से इनकरेक्ट कौन कौन से हैं वो हमें सेलेक्ट करने हैं, राइट। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम लोग ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो डाल्टन का जो, और ये टर्म पोस्टुलेट के बारे में भी मैं थोड़ा बोल देती हूँ। पोस्टुलेट टर्म देखो, जैसे यहाँ पर इन्होंने यूज किया हुआ है इस क्वेश्चन में, या फिर पोस्टुलेट टर्म आपको बोर के मॉडल में भी यूज करने को मिलता है, राइट। बोर्स पोस्टुलेट, राइट। एजम्पशन टर्म भी यूज हो जाता है कई बार इसके लिए। तो क्या होता है कि अगर कोई कुछ चीज़ों को मान रहा है, कुछ चीज़ों को एज्यूम कर रहे हैं, एंड उसके बारे में अगर वो कुछ लिख रहे हैं, तो इसके लिए टर्म पोस्टुलेट इज यूज्ड, राइट। ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी था, इट वाज बेस्ड ऑन समथिंग। उस टाइम पर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे या जो भी एक्सपेरिमेंटेशंस हो रहे थे ना, उन सबको ध्यान में रखते हुए, उन सबको एक होता है ना कंक्लूड करते हुए, इन्होंने अपना ये पोस्टुलेट लिखा था। ठीक है। एंड फिर धीरे धीरे इसी का एक होता है ना भाई, एटॉमिक थ्योरी के टर्म में अगर आप जाओ, उस लाइन में अगर जाओ, तो इन्होंने अपना एक होता है ना फर्स्ट स्टेप ये इन्होंने रखा था। बात समझ में आई? ठीक है। तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज वाई ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक है बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। बेसिक इसलिए क्योंकि उस समय पर जितने भी चीजें चल रही थी, उन सबको ऑलमोस्ट इन्होंने सम अप करके अपने वर्ड्स में लिखा एंड कॉन्साइज वे में रखा। ऑलराइट, ठीक है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पहले सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा था। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड जो भी चीजें आ रही थी, वहां से कंक्लूजन उन्होंने निकाला था। सबसे पहला पॉइंट सुनो, उन्होंने कहा कि मैटर जो है, कोई भी सब्सटेंस जो होता है, ये बहुत ही टाइनी पार्टिकल से बना होता है, जिसको कहेंगे एटम। एंड एटम्स आर इनडिविजिबल इन नेचर। ठीक है। इसको आप रिलेट करना चाहो तो ऐसे रिलेट कर सकते हो। टिल 10th हम लोग सबको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है हमारे ह्यूमन बॉडी के बारे में, कि हमारे ह्यूमन बॉडी के जो सबसे बेसिक, अगर आप बोलोगे ना भाई सबसे छोटा पार्ट वो कौन सा है, जो जिसको कि अगर आप कंबाइन करते जाओ तो हमारा एक होता है ना ऑर्गन बने, ऑर्गन सिस्टम बने, ये सारी चीजें आ जाए, तो वो फंडामेंटल यूनिट इज, वो फंडामेंटल पार्टिकल, वो फंडामेंटल जो भी टर्म यूज होता है बायोलॉजी में, दैट इज सेल, राइट। डिफरेंट काइंड के सेल हो सकते हैं, अलग अलग शेप साइज हो सकता है, उनका काम अलग हो सकता है, फंक्शन अलग हो सकता है, राइट, लेकिन वो सेल ही है, राइट। बिल्कुल इसी तरह इन्होंने मैटर के लिए जो सबसे टाइनी पार्टिकल के लिए नाम दिया, उनको कहा कि भाई यही है ये एटम्स, दे आर इनडिविजिबल इन नेचर। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के लिए आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट उन्होंने क्या कहा, एटम्स कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड। ठीक है। तो कहीं ये भी बातचीत कहाँ से आई थी, तो देखो केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है कि भाई दो रिएक्टेंट अगर आपने ले लिया है, वो रिएक्टेंट कंप्लीटली अगर रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट का टोटल अमाउंट आपने जितना भी लिया था, उतना ही आपको प्रोडक्ट भी मिलेगा। दैट मीन्स मास कंजर्व्ड है। मास कंजर्व्ड है, इनका मतलब उनका बेसिक जो भी पार्टिकल्स है, जिन भी पार्टिकल से वो बना पड़ा है, वो सारे पार्टिकल, ठीक है, अभी रिएक्टेंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के दिख रहे थे, प्रोडक्ट में उनका कुछ नेचर बदल गया है, वो कुछ डिफरेंट टाइप का बिहेवियर शो कर सकते हैं, लेकिन पार्टिकल वही सारे हैं। उनमें कुछ चेंजेस हुए होंगे, बॉन्ड्स के चेंज हुए होंगे, वो उनमें पोजिशनिंग की चेंज हुई होगी, रीअरेंजमेंट हुआ होगा, लेकिन वो प्रोडक्ट में ही है। बात समझ में आई? उनका कोई लॉस नहीं होता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। बात समझ में आई? तो यहां से ये पॉइंट रिलेट किया था। इसके बाद देखो नेक्स्ट उन्होंने कहा, क्या कहा, सेम एलिमेंट के एटम्स को अगर आप देखते हो तो वो बिल्कुल सेम फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। सेम एलिमेंट के एटम को देखो तो वो बिल्कुल सेम उनका शेप होगा। सेम शेप तो ऐसे भी किसी भी एटम का शेप स्फेरिकल माना जाता है। ठीक है, ऑलराइट। एंड जो भी सेम एलिमेंट का अगर है तो भाई वो स्फेरिकल में भी बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, वो रेडियस सेम, उनका मास सेम, जो भी बात आप कहना चाहो, डेंसिटी, दिस दैट व्हाटएवर इट इज, सारे के सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज उसके सेम होंगे। केमिकल नेचर भी उनका बिल्कुल सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल सेम होंगे, बिल्कुल सेम
तरीके से उन्होंने नेक्स्ट देखो क्या कहा कि अगर आप डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स को देखते हो, एक हाइड्रोजन एटम को देख लो और एक लेटर सपोज आपने क्लोरीन एटम देख लिया है, तो दोनों डिफरेंट होंगे, उन दोनों में फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकता है, उन दोनों में केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो सकता है। बात समझ में आई? एंड हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आपको समझ में आ रहा होगा, वहां पे रेडियस तो सीधा सीधा समझ में आता है कि भाई क्लोरीन का तो ज्यादा होगा। बात समझ में आई? ठीक है, ओके। इसके बाद देखो उन्होंने क्या कहा कि भाई जो एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन कर सकते हैं, एटम्स कैन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सम न्यू सब्सटेंस। बात समझ आई? इसी के लिए तो हम लोग अभी टर्म यूज करते हैं मॉलिक्यूल, प्रोडक्ट, है ना। तो प्रोडक्ट का बिल्कुल बेसिक क्या होता है भाई, कभी भी आप एटम्स को कंबाइन करते हो तो वो मॉलिक्यूल ही बनाएंगे, राइट। एक और पॉइंट इससे रिलेटेड देखो, एटम्स जब भी कंबाइन करते हैं हम सिमिलर एटम भी कंबाइन कर सकते हैं। दो ऑक्सीजन एटम मिलके O2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, उनका इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस होता है, राइट। यहीं पर H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को मिला के जब आप बनाते हो तो H2O मॉलिक्यूल बनता है, उनका भी इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक जगह सेम एटम कंबाइन हो रहे हैं, आइडेंटिकल एटम जो होता है ना, सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटम कंबाइन हो रहे हैं, दैट इज पॉसिबल। दूसरे एग्जाम्पल में क्या हमने समझा कि भाई डिफरेंट एटम्स भी कंबाइन कर सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स है वो आपस में कंबाइन कर सकते हैं एंड कुछ मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा कि एलिमेंट जब ये कंबाइन करेंगे ना, सिंपल होल नंबर रेशियो 1:2, 2:1, 1:1, 2:3, 3:2, इस तरह से सिंपल होल नंबर रेशियो के टर्म में वो कंबाइन करते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये सारी बातचीत उन्होंने कही थी। ठीक है, ऑलराइट। तो अब हम लोग क्वेश्चन में वापस आते हैं। देखो क्वेश्चन का पहला फर्स्ट जो स्टेटमेंट है दैट इज ए पार्ट जो है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। हाँ सही है, राइट। मास, साइज ये सब अलग होगा डिफरेंट एलिमेंट का। नेक्स्ट, मैटर कंसिस्ट ऑफ डिविजिबल एटम। नहीं नहीं, उन्होंने कहा था इनडिविजिबल होगा, तो बी हमारा इनकरेक्ट एक मिल गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड, हाँ कंपाउंड अगर आप बात कर रहे हो दैट मीन्स एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपके कंबाइन होने चाहिए, तभी कंपाउंड टर्म हम यूज कर सकते हैं, राइट। इट इज करेक्ट। नेक्स्ट, all the atom of given element have different properties. All the atoms of given element मतलब same element हो गया अभी, right, have different properties including mass. सेम एलिमेंट ले लोगे तो भाई फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएंगे, राइट, क्योंकि सारे के सारे एटम्स तो आइडेंटिकल होते हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो डी इज इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। ऑर्गेनाइजेशन मतलब एटम्स को कहीं इधर से उधर करके ऑर्गेनाइज कर दिया, राइट। तो हाँ, केमिकल रिएक्शन में ये तो होता है, इनिशियली आपने रिएक्टेंट ले रखा है, C+O2 ले रखा है, पहले कार्बन था, ऑक्सीजन था, जब इनको आपने प्रॉपरली रिएक्ट करवा दिया है टोटल, और जितने भी कार्बन थे, जितने भी ऑक्सीजन थे, वो सारे अगर कंज्यूम हो गए हैं, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जब होगा इट विल बी CO2 विल बी फॉर्म्ड, राइट। तो ये जो CO2 बनेगा, इसमें क्या हुआ है, C, अगर आपको स्ट्रक्चर याद आ रहा हो, C डबल बॉन्ड O ऐसे होता है, राइट। जबकि अलग में अगर आप देखो तो कार्बन जनरली सॉलिड के स्टेट में होता है, कार्बन कार्बन एक साथ कनेक्टेड होते हैं, ऑक्सीजन देखो O डबल बॉन्ड O ऐसे होता है, तो राइट। तो यस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम तो हुआ है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, राइट। आई थिंक आपको इसी लास्ट वाले टर्म में शायद आपको कुछ डाउट आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये रिलेटेड कहाँ से है, अभी इस पॉइंट की क्लैरिटी आपको होगी, राइट। ठीक है, तो देखो आपका 2 क्वेश्चन आया हुआ था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी एंड डी ओनली, राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन आपका आया हुआ था, उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। द क्वेश्चन इज, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सेम टॉपिक पे बेस्ड है ना, सेम टॉपिक पे बेस्ड है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तो आपको अभी क्लियर होगा।
नेक्स्ट देखो, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करने हैं, 4 स्टेटमेंट गिवन है, 3 सही होंगे, ठीक है। ऑलराइट, ए ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव, गिवन एलिमेंट मतलब सेम एलिमेंट हो गया, एलिमेंट इज फिक्स नाउ, इट इज गिवन, राइट, have identical properties including identical mass. Yes, it is correct. Physical property same होगा, mass, size, shape देख लो, shape तो same है ही, सबका spherical होगा, right? Chemical properties भी इनके same होंगे. Next, matter consists of indivisible atom. Yes, it is correct. Indivisible atom के बारे में उन्होंने कहा था कि atoms को हम divide नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। हाँ बिल्कुल हम कह सकते हैं, अभी हमने बिल्कुल इसी पॉइंट को डिस्कस किया था। टर्म देखो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट यूज कर रहे हैं, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम यूज किया कि भाई एटम्स को ऑर्गेनाइज कर दिया। हाँ भाई, रिएक्टेंट्स में ऐसा था, प्रोडक्ट में कुछ ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, बोला रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया, उनको फिर से अरेंज कर दिया, तो यस दिस टर्म ऑल्सो यू कैन यूज। बात समझ आई? तो हो सकता है आपका कंफ्यूजन यहाँ पर मेनली टर्म में रहा हो कि भाई ये कैसे इतना सिमिलर क्वेश्चन है, टर्म कैसे डिफरेंट है, एंड ऑप्शन भी इतने सिमिलर है, इस टाइप का हो सकता है यहाँ पर कंफ्यूजन हो, ठीक है। इस पर भी मैं अभी थोड़ा बात करूंगी, पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन एनी रेशियो नहीं होता बेटा, उनका फिक्स्ड होल नंबर रेशियो होता है। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है तो वो H2O ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है CO2 ही होगा, 1:2 रेशियो में ही वो कंबाइन कर सकते हैं, अपनी मर्जी से 1:5, 1:4, 2:5 रेशियो में कंबाइन हम नहीं कर सकते। बात समझ आई? तो इन एनी रेशियो दिस पार्ट इज इनकरेक्ट, तो आंसर डी होगा यहाँ पर, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर। बात समझ में आई? एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ आपके दोनों क्वेश्चन में जो कॉमन चीज था वहां से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जब भी आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन करें ना, अटेम्प्ट करें थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो उनमें बहुत ही ज्यादा ध्यान दें, ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश ना करें। कई बार ऐसा होता है कि हम, एक होता है ना जस्ट क्वेश्चन को समझने की जब कोशिश करते हैं तो ऊपर ऊपर से हम लोग पढ़ लेते हैं, अच्छा इसमें डेटा क्या गिवन है, चीजें क्या है, इस तरह से, राइट। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब भी आप अटेम्प्ट करो तो उसकी एक एक लाइन, एक एक वर्ड पे ध्यान देना बेटा, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिमिलर हो सकता है लेकिन वहीं पर डिफरेंस होता है, विच यू हैव टू जस्ट पिक इट अप, यू हैव टू जस्ट चूज कि भाई ये कौन सा पार्ट है जो कि सेम है, कौन सा पार्ट है जो कि डिफरेंट है। बात समझे? तो सबसे पहले जब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो वो जो भी थ्योरी का पार्ट हो वो पार्ट अब रिवाइज कर लो, ऑलराइट, ठीक है। अगर ध्यान हो वेरी गुड, उन पॉइंट को पहले आप ध्यान करो, उसके बाद जस्ट मैच करो कि भाई जो स्टेटमेंट गिवन है उनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट मैच कर रहा है जो हमारे थ्योरी में हमने पढ़ रखा है, जो हमारे नोट्स में है, जो बुक में है, राइट, एंड कौन सा मैच नहीं कर रहा। वहीं से आपको ये करेक्ट एंड इनकरेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना आप समझ जाओगे, डिफ्रेंशिएट करना आपसे होने लगेगा, स्टार्ट होने लगेगा, ठीक है। अभी भी बेटा आपका अगर कोई पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन हो कि मुझे इस टाइप की दिक्कत आ रही है यहाँ पर, तो आप आराम से, मैं आपको बता रही हूं कहां पर, अभी आप देखो इस ईमेल एड्रेस पर आपकी कुछ बातें हैं वो लिख सकते हो। व्हाट्सएप नंबर यहाँ गिवन है, इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपनी बातें लिख सकते हो, बोल के बता सकते हो मैम मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, एंड मैं ज़रूर ट्राई करूंगी कि आपका जो भी दिक्कत हो, कई बार क्या होता है कुछ कॉमन चीज़ों में परेशानी होती है बच्चों को, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ भी आपको फील हो रहा हो तो आप आराम से अपनी बातों को शेयर करें, आपका जो भी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ज़रूर से मिलेगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो, सॉल्यूशन समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।